हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। अगर आप भी पीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपकी अभी तक साइंस की प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुई है, आपको डर लग रहा है, तो ये वीडियो आज आपके लिए है खास। इस वीडियो में हम वापस से पूरी साइंस को कवर करने वाले हैं। चीज़ बहुत बड़ी है पर आपके लिए बहुत ही क्रिस्प और एकदम पकी हुई खीर मिल रही है आपको। इस सेशन को देखिएगा। इस सेशन की खास बात यह है कि इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों मीडियम को मैं साथ में लेकर चलने वाली हूँ। हिंदी में मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी, साथ साथ इंग्लिश में तो मैं करती ही हूँ एक्सप्लेन, पर हिंदी में भी मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ मेरे हिंदी मीडियम वाले साथियों, आपकी जो कंप्लेंट आ रही थी, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी उस कंप्लेंट को दूर करने के लिए। फिर भी कुछ अगर रह जाता है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी बातों पर खरी उतरूँ और हिंदी में पूरा मतलब जो सेशन है उसको लेकर आऊँ। तो ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है। इस सेशन को ज़रूर देख लेना। इस सेशन में हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, जैसे कि आपके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको वापस से रिवाइज करवाऊंगी मैं, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकते। आपने देखा भी होगा जो पेपर आउट था, जो पेपर आउट हो गया था, उसमें कितने प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सेशन को मैंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है। तो आप इस सेशन को देख लीजिएगा। एनसीईआरटीज़ भी रिवाइज करेंगे, हम जितने क्वेश्चंस कर चुके हैं हम एक एक चीज़ रिवाइज करने वाले हैं। तो बस सेशन को देखिएगा, अच्छा लगे लाइक करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों तक पहुंचाइएगा। चलिए सीधा, किसी का समय नहीं वेस्ट करूंगी, सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, गला बहुत ख़राब है बहुत, तो थोड़ी सी आवाज़ हो सकता हो थोड़ी डिम आए, उतनी मैं गला फाड़ के नहीं बोल पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ही टॉन्सिल्स हो गए हैं, बहुत हैवी दिक्कत बहुत है गले में। पर आपका वैसे ही एक दिन मैं वेस्ट कर चुकी हूँ, मैं अपनी तरफ से एक भी दिन किसी का लॉस नहीं करना चाहती। तो आप सबके लिए ये सेशन है, देखिएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, कोई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुँचाइएगा। चलिए सीधा सेशन को तो स्टार्ट कर सबसे देते पहले हैं। हम चैप्टर कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला, जिसमें ये आपका क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर है। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। सबसे पहली बात समझ लेते हैं, विद्युत प्रवाह है क्या। तो ये एक छोटा इकाई का मतलब एक विद्युत प्रवाह क्या है, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो किस तरह से प्रवाहित होती है एक जगह से दूसरी जगह, और हम उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वही यहाँ पर समझाया गया है। कि ये क्या है, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब कि ये आवेश के प्रवाह का एक क्या है, माध्यम है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर एरिया का या एक इकाई समय में विशेष क्षेत्र के माध्यम से आवेश के प्रवाह की मात्रा है। बट इट इज द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। मतलब एक विशेष क्षेत्र में, मान लो मेरे पास ये एक सर्किट है, इस सर्किट को मैंने यहाँ क्या किया, प्लस और माइनस लगाकर इसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर क्या किया, ग्लो कर दिया, एक बल्ब को जला दिया। ठीक है। तो एक ये पर्टिकुलर एरिया, एक विशेष क्षेत्र में मैंने इस सर्किट को कंप्लीट किया, जिसमें कि एक विशेष क्षेत्र में क्या हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, इस एक विशेष क्षेत्र में जो आवेश का प्रवाह हो रहा है, एक यूनिट टाइम में, एक समय के अंतराल, उसी को बोल देते हैं क्या, आपका वही है आपका इलेक्ट्रिक करंट। या फिर आप ये बोल सकते हैं यह इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, या इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या विद्युत आवेश का की प्रवाह का दर है। तो सिंपल अगर इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात समझी जाए तो ये समझ सकते हैं कि किसी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, या फिर सिंपल भाषा में इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। और एक और बात आप याद रखेंगे, अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है। मींस धनात्मक और जो ऋणात्मक आपके टर्मिनल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो हो रहा है, इसी के विपरीत हो जाता है क्या, आपके इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह। अगर आपकी जो विद्युत है वो इधर की तरफ ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। इस बात को आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो होता है वो विद्युत धारा की दिशा से क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाता है Q इज इक्वल्स टू आई टी। अब Q इज इक्वल्स टू आई टी, क्यू क्या हो जाएगा, आपका चार्ज हो जाएगा, ये है आपका चार्ज। आई क्या हो जाएगा, आपका करंट, विद्युत। और टी क्या हो जाएगा, टी टेम्परेचर नहीं है, समय है। ठीक है, तो ये आवेश, ये आपका विद्युत, और ये आपका
समय, ठीक है? तो इसके बीच का जो एक फ़ॉर्मूला होता है Q इज़ इक्वल्स टू IT, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, इसको भी आप सब नोट करते चलेंगे और अपना पेपर पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि आपके पास सारी पीडीएफ है। अब अलग से मैं कोई पीडीएफ नहीं दे पाऊँगी, सब पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आप तक पहुँचा दी है। मीडिया सेक्शन में जाएँगे टेलीग्राम पे और वहाँ पर चेक करेंगे। और फिर भी अपना पेपर पेन लेकर बैठेंगे, जिससे कि आप नए कॉन्सेप्ट्स को जो सीखते जाएँ, उसको आप सिर्फ़ एक अब आपको क्विक रिवीज़न करना है लास्ट टाइम के लिए, ठीक है? अब देखो, एसआई यूनिट आपको देखनी है, किसकी एसआई यूनिट्स पूछी जाती हैं। एसआई यूनिट हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इसको क्या बोलेंगे आप? विद्युत आवेश, ठीक है? विद्युत आवेश की एसआई यूनिट हो जाएगी आपकी कूलम, ठीक है? अब इलेक्ट्रिक विद्युत विद्युत आपका ये हो जाएगा प्रवाह। इसकी आपकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर, जिसको आप ए से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम हो जाएगी और इलेक्ट्रिक करंट की आपकी हो जाएगी विद्युत प्रवाह की एम्पियर, ठीक है? इस पॉइंट्स को भी आप नोट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब दो चीज होती है, दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हमेशा सर्किट में लगाए जाते हैं। एक होता है अमीटर और दूसरा होता है क्या? वोल्ट मीटर। जल्दी जल्दी करेंगे, स्पीड में करेंगे, समझते हुए करेंगे। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध। ये रेजिस्टेंस अगर कोई भी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ठीक। अब जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है, तो ये सर्किट जब क्लोज है, सॉरी, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इधर से इधर होगा, क्योंकि आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। आपका धनात्मक और ऋणात्मक जो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ये आपका रेजिस्टेंस लगा है, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में थोड़ी सी एक प्रतिरोध है, एक इसको रास्ता रोक रही है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है? जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है या इलेक्ट्रिसिटी का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है, वो थोड़ा स्लो हो सके, ठीक है। इसी पे डिपेंड होते हैं क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो हमेशा जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, इसके हमेशा श्रृंखलागत लगता है ये। तो ये क्या लगा? श्रृंखला गत लगा क्या? आपका अमीटर। और जो आपका वोल्ट मीटर होता है, ये हमेशा समानांतर लगता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर हमेशा समानांतर लगता है, अमीटर हमेशा श्रृंखलागत लगता है। अब वोल्ट मीटर और अमीटर का काम क्या है, आपको इंपॉर्टेंटली समझना है। इसका काम होता है विद्युत करंट को मापना, ठीक है, विद्युत धारा को नापना। ये किसका काम होता है? अमीटर का। वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज को नापना, वोल्टेज को नापना, या फिर इसको हम बोल सकते हैं संभावित अंतर, संभावित अंतर को नापना, ठीक है। तो पहला क्या काम हो गया? अमीटर का काम हो जाता है विद्युत धारा को नापना, इलेक्ट्रिक करंट को नापना। और आपका वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज या फिर संभावित अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस को नापना, ठीक है। जो आपका वोल्ट मीटर होता है हमेशा पैरेलल होता है, अमीटर हमेशा सीरीज में होता है, श्रृंखलागत, और वोल्ट मीटर हमेशा समानांतर। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि वोल्ट मीटर में जो होता है आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होंगे, रेजिस्टेंस के पैरेलल, सॉरी, ये समानांतर लगा है, श्रृंखलागत लगा है, श्रृंखलागत लगा है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है इसमें सेम होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर में करंट आपका डिफरेंट हो जाता है और वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। अब इसको भी हम समझेंगे किस तरीके से होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर मैं यहाँ पर एक सर्किट बनाऊं जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा देती हूँ, ठीक है, देखेंगे, समझेंगे। ये मेरे पास एक सर्किट है, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा दिया? एक अमीटर भी लगा दिया और इसको इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया बैटरी को। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया R1, R2, R3 को, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करा दिया और साथ ही साथ यहाँ पर क्या लगा दिया? एक अमीटर लगा दिया। तो अमीटर हमेशा कैसा होता है आपका? हमेशा वो कैसा होगा? श्रृंखला में लगेगा, सीरीज में लगेगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसका मतलब कि यहाँ पर इस केस में जो करंट फ्लो करेगा, करंट वो सेम रहेगा हर एक केस में। और ऊपर लगा दो मान लो वोल्टेज, ठीक है। और वोल्टेज क्या रहेगा? वोल्टेज वैरी करेगा, अलग अलग होगा,
ये पॉइंट आपको यहाँ रखना है याद, किसमें, जब श्रृंखला की बात करी जाए। अब जब आपके रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, पैरेलल लगाएंगे इस तरीके से, ये आपके R1 R2 R3। अब जब रेजिस्टेंस को एक बार पैरेलल लगा के देख लेते हैं फिर से, वो रब हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, फिर एक ये रेजिस्टेंस हो गया, और इसको हमने लगा दिया एक वोल्ट मीटर से, और फाइनली क्या कर दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस R1 R2 R3 ये वोल्ट मीटर हो गया, और यहाँ पर कहीं अगर, यहाँ पर आपका ये वोल्ट मीटर हो गया, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से फ्लो हो रही है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका आज जो आपका यहाँ पर करंट होगा, ये क्या करेगा, ये वैरी करेगा, और आपका वोल्टेज जो होगा हर एक केस में सेम होगा। तो इससे हमने ये समझा कि जब भी रेजिस्टेंस जो होते हैं अगर वो पैरेलल लगे हों, इस तरीके से लगे हों, तो उस केस में वोल्टेज सेम हो जाता है और करंट क्या होता है, अलग अलग होता है। और इससे विपरीत हमने क्या देखा, अगर रेजिस्टेंस आपके श्रृंखलागत लगे होते हैं तो उसमें करंट जो होता है वो सेम फ्लो करता है। जब रेजिस्टेंस आपके इस टाइप से लगे होते हैं तब आपका इसमें जो करंट है, जो आई है, उसमें सब में सेम होता है, पर यहाँ पर वोल्टेज जो होता है ये वैरी करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है। अगर रेजिस्टेंस आपका सीरीज में है तो फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ही चलता रहेगा Rn तक। और अगर रेजिस्टेंस आपके पैरेलल हो, 1/Rp हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलता है, अभी आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, संभावित अंतर क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस से आप बात बस इतनी ये समझ लीजिए कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं या उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है, मतलब कोई भी सर्किट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का की दर, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की दर, या उसमें विद्युत धारा के बहने की दर, वो तभी हो सकती है जब उसमें संभावित अंतर होगा। और ये संभावित अंतर कौन पैदा करता है, ये संभावित अंतर बैटरी पैदा करती है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है। अब ये पॉजिटिव, ऋणात्मक और धनात्मक जो चार्ज इसमें टर्मिनल्स होते हैं, चार्जेस होते हैं, इससे क्या है, आपका एक तरफ वही बात है, मान लो इधर 10 वोल्ट है तो इधर से 10 वोल्ट से इधर की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा उसका इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जस्ट इसके विपरीत हो जाता है, इस बात को याद रखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाता है V इक्वल्स टू W/Q। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं ये सब, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपने देखा है लास्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी से कितने क्वेश्चन आए थे। तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को करेंगे, इसलिए सबसे पहले चैप्टर मैंने आपको यही करवाया है। तो V क्या हो जाता है, V आपका है पोटेंशियल डिफरेंस। W क्या हो जाता है, वर्क डन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन आपका आया है, इससे क्वेश्चन आया है, याद करेंगे पिछले वाले एग्जाम में, अभी जो आपका लीक्ड पेपर है। Q हो जाएगा आपका चार्ज। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली उन्होंने पूछा था आपसे पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप उसमें निकाल सकते हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। नेक्स्ट बात आती है वोल्ट मीटर की, जो भी हमने समझा कि वोल्ट मीटर हमेशा क्या होता है, ये आपके हमेशा पैरेलल लगा होता है, समानांतर लगा होता है। और वोल्ट मीटर क्या नापता है, ये वोल्टेज को नापता है, या फिर हम एक वो चीज बोल सकते हैं, ये संभावित अंतर को नापता है। ठीक है, ये भी हमने जस्ट देखा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स का कानून या ओम्स का नियम है। ये आपको एक रिश्ता बताता है, और एक ये रिश्ता किसके बीच में बनाता है, ये रिश्ता बताता है किसके किसके बीच में, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिश्ता बनाता है, जिसको बताता है, जिसको V इक्वल्स टू IR के नाम से डिनोट किया जाता है। इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और V को हटा, इक्वल्स प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वल्स लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट आ जाता है I और R क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये R क्या है, ये रेजिस्टेंस है। और ओम्स लॉ क्या बताता है कि ये जितना ज्यादा आप वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा करंट होगा। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। और ये कब होगा, जबकि यहाँ पर टेम्परेचर को क्या करेंगे, जो उसका तापमान है उसको क्या कर लेंगे, उसको स्थिर कर लेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे। ठीक है,
तो यही यहाँ पर लिखा है कि ओम्स का नियम कहता है कि धातु के तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरे पर संभावित अंतर के सीधे अनुपातिक होती है, बशर्ते उसका तापमान क्या रहे, समान रहे। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं, अगर देखो यहाँ पर V इज इक्वल्स टू आई आर है, इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये बोल सकते हैं, एक और फॉर्मूला हो जाता है आपका रेजिस्टेंस को लेकर, R इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम नेक्स्ट स्लाइड समझने वाले हैं। R इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, इसका मतलब कि R जो है आपका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपका सीधे अनुपातिक होता है किसके, लेंथ के। तो R जो है सीधे अनुपातिक होता है लेंथ के, और R ही आपका जो ये आपका ये 1/a के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसका मतलब जितना ज्यादा लेंथ बढ़ेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा उतना ही कम क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो ये हो जाएगा, देखो लेंथ ऑफ द वायर, वही जो सेम फॉर्मूला मैंने आपको बताया, R इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए होता है। तो R क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा लेंथ बढ़ाएंगे, अब देखो जितना ज्यादा लेंथ, ये हमने लेंथ इतनी थी हमारी, तो क्या था, रेजिस्टेंस ज्यादा था। अगर लेंथ और बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ेगा। वही बात है, इसमें रेजिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है, देखो इसमें क्या है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट और फास्ट हो जाता है। पर इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने लेंथ बढ़ा दी, तो लेंथ बढ़ा दी इसका मतलब उसमें उनको और जगह मिल गई इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने की, तो इसमें क्या हो जाएगा, और ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस तरह से और बढ़ाया, लेंथ बढ़ा दी, और ज्यादा इंक्रीज कर दी लेंथ, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि लेंथ जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का तो फ्लो और फास्ट हो रहा है, और क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस और बढ़ता जा रहा है। इसी जगह पे अगर क्या हुआ, हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पहले मेरे पास इतना बड़ा इसका क्या था, वो था सर्कमफ्रेंस था सर्कल का, अब मैंने क्या किया, इसके सर्कमफ्रेंस के सर्कल को इतना चौड़ा बना दिया। अब सोचो इसमें ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे, तो इसमें जो भी रेजिस्टेंस था, पर अगर इसमें इतने ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो अब क्या हो गया, इनको ज्यादा स्पेस मिल गया। जब ज्यादा स्पेस मिल गया तो इसमें जो टकराव है वो कम हो गया। इस टकराव होने की वजह से, कम होने की वजह से ये रेजिस्टेंस कैसा हो गया, लो हो गया। क्यों लो हो गया, क्योंकि इसमें स्पेस ज्यादा हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ज्यादा हो गया, क्रॉस सेक्शन का एरिया क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसमें आपका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा कम हो जाएगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो बढ़ा दिया गया हो। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, R इज इक्वल्स टू रो एल ओवर है, जो कि हमने देखा, और रो क्या हो जाती है, रेजिस्टिविटी हो जाती है, प्रतिरोधकता। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी प्रतिरोधकता। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको और याद रखनी है, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट हो जाती है ओम मीटर। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ओम मीटर से। ठीक है, ऐसे देखते हैं, या फिर आपके एग्जाम में लिखा हुआ आएगा ओम मीटर, इसको याद रखेंगे। और इसी के साथ आप क्या याद रखेंगे, रेजिस्टेंस की यूनिट, जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको लिखते जाना प्लीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम, सिर्फ ओम रहती है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, तो प्रतिरोध की आपकी प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध की यूनिट रेजिस्टेंस, सॉरी प्रतिरोध रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, और प्रतिरोधकता ओम मीटर। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब रेजिस्टिविटी को अगर मैं समझूं, यहीं पर मैं आपको समझा देती हूँ। प्रतिरोधकता की मतलब किसी भी करंट को फ्लो होने में कितना वो रोक पाने की क्षमता है। जैसे कि अगर मेरे सर्किट में, अगर ये मेरे पास एक सर्किट है, इसमें ये बल्ब फ्लो कर रहा है, और इस सर्किट को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया इस तरीके से, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और ये बल्ब जो है ये जल रहा है। अब इसमें क्या लगा दिया, इसमें बीच में लगा दिया क्या, एक रेजिस्टेंस। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा दिया या एक रेजिस्टर लगा दिया, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी, मतलब इसकी जो प्रतिरोधकता होगी, प्रतिरोधकता, इससे ये मतलब है कि ये कितना करंट अपने अंदर रोक पा रहा है आगे बढ़ने से। तो मतलब एक सिंपल भाषा में बोला जाए, जो प्रतिरोधकता है वो रोक पाने की क्षमता, कि कितनी क्षमता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ना होने देने की, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है रेजिस्टिविटी। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे, वेरी, मैंने आपको बोला ना ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेपर पेन लेकर बैठिए, एक एक पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं नोट कराती चल रही हूँ।
जो आपका थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा है, बस इसलिए थोड़ा आपको स्पीड में स्लो लग रहा होगा, जो भी है, पर थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिए आज के लिए। तो देखो, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करो, स्टार मार्क करो, रेड पेन, ब्लू पेन, जिस भी पेन से, पर आपको दिखना चाहिए ये पॉइंट। जो नाइक्रोम होता है, ठीक है, मैंने क्या बोला, नाइक्रोम। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो स्लाइड्स में नहीं होती है, जो लेक्चर के टाइम में दिमाग में याद आती है, तो वो सब पॉइंट्स लिखवाती हूँ मैं। नाइक्रोम की क्या होती है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेजिस्टिविटी होती है। तो नाइक्रोम की सबसे सर्वाधिक इसकी क्या हो जाती है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, ठीक है। सब लोग खुश हो ना, अभी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लोग, मेरे लिए दोनों लोग इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए बहुत ऊष्मा प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊष्मा निकालता है या उत्पन्न करता है, ठीक। तो हमने क्या समझा, रेजिस्टिविटी हमने समझा कि रोक पाने की क्षमता, प्रतिरोधकता, किसी चीज किसी करंट को फ्लो होने में कितना वो रोक पा रहा है, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। नाइक्रोम की सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट जाती है ओम मीटर, ठीक है। ये यहाँ तक आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ द मटीरियल। तो नेचर ऑफ द मटीरियल में क्या बात समझनी है कि सामग्री की प्रकृति, किस पर ये फैक्टर्स, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल किस तरह से फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं, जो कारक है इनको बताते हैं। जैसे कंडक्टर हो गए, कंडक्टर मतलब चालक, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देंगे, सिंपल बात है। जैसे आयरन हो गई, स्टील हो गई, फिर हो गया वाटर हो गया, सब क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत को फ्लो होने में कोई रोकेंगे नहीं। इंसुलेटर्स क्या हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं क्या, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, मतलब ये क्या हो जाते हैं, कुचालक होते हैं, इनकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। अब इनकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, इसका मतलब ये करंट पास नहीं होने देते, ये करंट पास होने नहीं देते, ठीक है। और ये चालक क्या होते हैं, ये बिना रुकावट, बिना इनके पास बिना रुकावट विद्युत आवेश होता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये ठीक ठाक होते हैं, मतलब बीच वाले सेक्शन से होते हैं, दे आर नॉट गुड इंसुलेटर्स, ना ही ये अच्छे चालक है, और बुरे ना ही अच्छे, बुरे तो नहीं, उल्टा ही हो जाएगा, अच्छे कुचालक, ये बीच में होते हैं। ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब कुछ वाले कंडीशन में। अब बात करते हैं लास्ट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर पे किस तरह से निर्भर करता है आपका जो कारक है वो, ये हो जाए, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जो जैसे टेम्परेचर पे ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। अब आपके एग्जाम में ये तो हो गए आपके रेजिस्टेंस के फैक्टर। हमने क्या पढ़ा अभी, हम ये भी तो समझ लें कि हमने क्या पढ़ा। ये हो गए आपके रेजिस्टेंस के फैक्टर, ठीक है। अब बात कर लेंगे, अब क्या बात करेंगे, हम रेजिस्टेंस के फैक्टर में क्या क्या हो गया। पहला तो हमने देखा लेंथ, दूसरा हमने देखा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा हमने देखा नेचर ऑफ द मटेरियल, चौथा हमने देखा प्रतिरोधकता। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। यह इकाई लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी चालक का प्रतिरोध है। अब एसआई यूनिट हो जाती है ओम मीटर, जो हमने देखा, और इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। और एग्जाम में आपके मोर देन वन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन आता है, तो नेचर और टेम्परेचर दोनों दे सकते हैं, तो आप लगाएंगे मोर देन वन ऑफ द अबव, और सिर्फ अगर टेम्परेचर पे है तो आप उस हिसाब से अपना टेम्परेचर लगाकर आएंगे, ठीक। यह प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, यह इकाई लंबाई और अनुप्रस्थ कट फिल्म वाले किसी भी चालक का प्रतिरोध है, ओम मीटर यंत्र, ठीक। चलो आगे देखते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड सीरीज, ये हमने देख लिया, इसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया है, फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला शायद रह गया था। रेजिस्टेंस का अगर आर इफेक्टिव निकाला जाएगा, अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अगर इस रेजिस्टेंस को आप किस में लगाएंगे, श्रृंखलागत आपका समानांतर लगाएंगे, तो यहाँ पर किस तरह से ये पैरेलल में हो गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन R1
1/R2 प्लस 1/R3। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार कई तरीके से पूछा जाता है, तो डायरेक्टली आपको दे दिया जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि मैक्सिमम और मिनिमम, अगर मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस मतलब सर्वाधिक आपका प्रतिरोध और सबसे निम्न आपकी प्रतिरोध, तो सर्वाधिक प्रतिरोध की बात करी जाएगी अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको अगर निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, सारे कॉम्बिनेशंस को आपको क्या करना पड़ेगा, श्रृंखलागत लगाना पड़ेगा, श्रृंखलागत लगाना पड़ेगा। इसका मतलब सबको सीरीज में लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा। और अगर मिनिमम रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे कॉम्बिनेशंस को समानांतर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप किस तरह से लगाएंगे, सब मैक्सिमम निकालना है तो आर इफेक्टिव हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 और प्लस R3 अगर 3 है दिए हुए। ठीक है, तो ये आर इफेक्टिव यहाँ पर हो रहा है। अगर इसी जगह पर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना होगा तो 1/R इफेक्टिव हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिनिमम रेजिस्टेंस। अब जनरली क्या पूछा जाता है, या तो इनके बीच का अंतर पूछा जाता है या इनको बोला जाता है कि जोड़कर बताओ। तो अगर अंतर पूछा जाएगा तो मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर देना आप, जो आपका सब सर्वाधिक और सबसे निम्न हो जाएगा प्रतिरोध के बीच का अंतर। और आपका दोनों को ऐड करना बोला होगा तो ऐड कर लेना। तो इस तरह से ये नए तरीके के क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट, ताप प्रभाव। ताप प्रभाव क्या होता है, जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, ये एक मेरे पास कंडक्टर है और ये एक सर्किट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको समझेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ये ऋणात्मक और धनात्मक चार्ज हो जाते हैं आपके, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अब इसके अंदर इसका मतलब चार्ज यहाँ फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर हो जाएगा, सबको पता है, ये सबको बात समझ में आ गई है। अब अगर आपने देखा होगा चार्जिंग में आप फोन लगाते हैं, थोड़ी देर बाद वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अब वो बहुत ज्यादा गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने की वजह से एक दूसरे को वो इलेक्ट्रॉन्स धक्का देते रहते हैं। और इस धक्का देने की वजह से क्या हो जाता है, हीट जनरेट हो जाती है। मतलब एक दूसरे से वो हीट टकराते रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं, ये इसके किसके नियम पर निर्भर होता है, ये नियम होता है जूल के ताप प्रभाव के नियम के अनुसार। ये डिपेंड होता है, जब धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं, और जब वे गति करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, जब टकराते हैं तो गर्मी पैदा होती है। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट या ताप प्रभाव। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ये काम होता है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। एच हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आई हो जाएगा करंट, आर रेजिस्टेंस, टी आपका हो जाएगा वापस से, टी हो जाएगा आपका टाइम। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें अमाउंट ऑफ हीट निकालना होता है, अमाउंट ऑफ हीट। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इस स्लाइड पे लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम से पूछी जाती है। जैसे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का अनुप्रयोग, ये फिलामेंट यूज जो होता है बल्ब में टंगस्टन होता है, फिलामेंट का हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर अच्छे से याद कर लेंगे। बल्ब प्रस्तुत फिलामेंट टंगस्टन होता है इसके अंदर। फिर आपका प्रयुक्त फिलामेंट टंगस्टन होता है, फिलामेंट में उच्च प्रतिरोध होता है। बहुत दिक्कत कर रहा है गला, इस थोड़ा सा रुक रुक के मैं बोल रही हूँ। फिलामेंट में उच्च प्रतिरोध होता है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होता है। इसका गलनांक क्या हो जाता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। जब करंट प्रभावित होता है तो करंट फिलामेंट में रहता है, जो गर्मी पैदा करता है और बदले में फिलामेंट चमकता है। ठीक है, बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन भरा होता है। तो बल्ब में क्या कौन सी गैसेस भरी होती है, नाइट्रोजन और आर्गन भरी होती है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, बल्ब का उच्च प्रतिरोध होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, गलनांक उच्च होता है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और इसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है। तो दोनों चीज इसकी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इसी तरह से विपरीत हो जाता है फ्यूज में। इसका उपयोग विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए होता है। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्यूज तारों में प्रयुक्त धातु जिसका गलनांक न्यूनतम होता है, फ्यूज तार की न्यूनतम सीमा होती है। फ्यूज में आमतौर पर टिन और सीसा, आपका लेड पीवी और टिन एसएन इसका इस्तेमाल होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है, इस प्रकार फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, प्रतिरोधकता उच्च होती है, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है,
इसमें उच्च हो जाती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता इस पे उच्च होती है, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस इसका हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जब सर्किट में हाई वोल्टेज आता है तो फ्यूज पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है, जिससे बिजली के उपकरण सुरक्षित रह जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। बल्ब में क्या हो जाता है, आपका सब चीज उच्च रहती है, उच्च प्रतिरोध भी हो गया और उच्च गलनांक भी हो गया। फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज में आपका हाई आपको क्या हो जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट कम इसलिए क्यों होता है कि एक उन्होंने मैक्सिमम बना के रखा है कि इससे जरा भी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूज वायर टूट जाएगा, तो इसलिए इसका न्यूनतम गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, ठीक। अब बात करते हैं रियोस्टैट। तो रियोस्टैट क्या होता है, इसका उपयोग वोल्टेज को बदले बिना सर्किट में करंट बदलने के लिए होता है। तो मतलब है कि अगर मेरे पास ये एक सर्किट है और इस सर्किट में मेरे पास क्या ये बल्ब ग्लो हो रहा है, इसमें वोल्टेज भी लगा है, वोल्टमीटर भी लगा है और इसी सर्किट में अमीटर भी लगा है, इसी सर्किट में रेजिस्टेंस भी है, सब कुछ है और इसी में क्या है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करंट को बदलना है, करंट को चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। पर मैं देखो क्या था फॉर्मूला, V और I से ये प्रोपोर्शनल था, ये रेजिस्टेंस था, है ना। मतलब जितना ज्यादा अगर वोल्टेज चेंज करोगे तो करंट बदलेगा। तो हमने क्या समझा कि हमने जो देखा था ओम्स के नियम में कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको करंट को बदलना है बिना वोल्टेज को बदले। तो मतलब कि वोल्टेज सेम रहना चाहिए, वही रहना चाहिए, पर ये करंट जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं, ये तब कर सकते हैं जब हम सर्किट में रियोस्टैट को लगा दें, ठीक है। इसका उपयोग वोल्टेज को बदले बिना सर्किट में करंट बदलने के लिए किया जाता है। यह एक परिवर्तनीय रजिस्टर है। इसका उपयोग प्रतिरोध को मैनुअल रूप से बढ़ाकर या घटाकर विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आइए अब कुछ और बातों को समझ लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है। अपने कॉपी को नोट पेन को उठाओ और नोट करो। देखो इसके सबके नोट्स आपको मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो आप टेलीग्राम पर जाएंगे और आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को टाइप करो और खोजो उसमें मीडिया सेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी, सब मैं दे चुकी हूँ। मैं उसको उसी चीजों का रिविजन करवा रही हूँ आपको। तो प्लीज मुझसे अलग से कोई मत मांगना। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति डायरेक्ट, इससे आपके ना एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपके एग्जाम में 4 या 5 न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पावर का फॉर्मूला याद करना। सबसे पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा पावर का, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ठीक है। पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं पावर का एक और फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में R। बहुत इंपॉर्टेंट ये पावर के फॉर्मूलेज है, इसको याद कर लेना। P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। एक और हो जाता है फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर अपॉन और आर, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले को रट लेना पावर के, कहीं ना कहीं आपको उपयोग में आएंगे ही आएंगे। ये एग्जाम का ना फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है पावर वाले क्वेश्चन से, ठीक। तो इसमें क्या हो जाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर क्या है, आपकी शक्ति क्या है, कोई काम करने की क्षमता, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, ये क्या हो जाती है, ये आपकी होती है पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगी जितना कंज्यूम किया, जितना यूज की, कितनी एनर्जी ऊर्जा को यूज किया और उसका दर निकालना जो कि हमने सर्किट के द्वारा यूज करी है। तो इसको निकालते हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई से। इसमें 1 हॉर्स पावर की यूनिट कितनी हो जाती है, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से 1 किलोवाट आवर क्या हो जाता है, ये हो जाता है 3.6 इंटू 10 to 6 जूल, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 to 6 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अगर उनको थोड़ा टफ बनाना होगा न्यूमेरिकल को, जैसे कि रेजिस्टेंस उन्होंने दे दिया आपको, किसी भी सर्किट का आर प्रतिरोध दे दिया और उन्होंने ये बताया कि रेडियस, मतलब जैसे बताया कि अगर मैं क्या होता है फॉर्मूला, आर इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए होता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उसमें लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ को अगर डबल कर दिया, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी क्या कर दिया, डबल कर दिया।
तो वो कहेंगे कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब खुद सोचो, जब R इज इक्वल्स टू L ओवर A है, अब इसमें दोनों को डबल कर देंगे तो क्या हम नया फॉर्मूला बना सकते हैं, कुछ इस तरह से बना सकते हैं। R इज इक्वल्स टू रो L क्या हो गया 2L हो गया, अपॉन में क्या हो गया A क्या हो गया आपका 2A हो गया। तो इसके हिसाब से ये कट जाएगा, तो रेजिस्टेंस पे नए रेजिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी जगह पे अगर क्या कर देंगे, मान लो इसको हाफ कर दे, इसको ट्वाइस कर दे, तो इस तरह से आपके न्यूमेरिकल्स इस तरह से बन जाते हैं। डायरेक्टली आप इसको फॉर्मूले पुट करके निकाल सकते हैं, आसान होते हैं क्वेश्चन। अब एक ये कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपके एग्जाम में इस बार क्वेश्चन पूछा था ENT स्पेशलिस्ट का, जो ईयर, आपका नोज और थ्रोट, ये इसके डॉक्टर होते हैं, वो किस तरह का मिरर का, किस तरह के दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी से रिलेटेड आपके ये सारे मिरर्स, मतलब जितने दो तरह के मिरर्स होते हैं आपके, उत्तल और अवतल दर्पण, इससे मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे दिए हैं कि जो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरीके के। जैसे कि आपके अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका शेविंग मिरर हो गया, हेड मिरर हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया, व्हीकल की हेडलाइट हो गई, सर्च लाइट हो गई, टॉर्च हो गई, फ्लैश हो गए, डेंटल के मिरर हो गए, माइक्रोस्कोप हो गए। ये कौन से दर्पण होते हैं, ये अवतल दर्पण होते हैं सारे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसको अगर आपने नहीं लिया है स्क्रीनशॉट, तो मैं ऑलरेडी ये सेशन करा चुकी हूँ जिसमें मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। तो वहीं से मैंने PPT उठाई है जिसमें इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको मैं रिवाइज करवा रही हूँ। तो ये मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ सारी कंटेंट। नहीं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, सामने सामने है आप लोग के। कॉन्वेक्स मिरर में उत्तल दर्पण का क्या हो जाएगा आपका, ये आपका मेन, आपको क्या याद रखना है कि रेयर व्यू मिरर, जो आपके पीछे देखने के दर्पण होते हैं। फिर ये बिल्डिंग्स में यूज होता है, ATM में यूज होता है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में कौन सा यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ठीक है। और ये सारी बाकी अन्य जगहों पर आपने देखा, डेंटल मतलब ENT स्पेशलिस्ट कौन सा यूज कर रहा है, आपका अवतल दर्पण। माइक्रोस्कोप में हेडलाइट के, व्हीकल की हेडलाइट में, व्हीकल की हेडलाइट में लगेगा कौन सा, कॉनकेव। पर व्हीकल्स की जो रेयर व्यू मिरर होता है, पीछे देखने वाला मिरर होता है, उसमें यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण को। और इसमें देखो कॉनकेव में गुफा अंदर की तरफ है, तो ये अंदर की तरफ लाइट जाती है और फोकस में जाकर मिलती है, ये डाइवर्ज हो जाती है इधर से, और क्या हो जाती है, फोकस में अंदर जाके इधर अंदर एक्सटेंड होकर मिलती है। आ जाओ थोड़े से विटामिन को रिवाइज करते हैं। तो विटामिन देखो, विटामिन ए क्या हो जाएगा, रेटिनॉल है। विटामिन ए का नाम, केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए, रेटिनॉल हो गया। विटामिन B1 का नाम हो जाएगा आपका, विटामिन B1 हो जाएगा आपका थायमीन। ठीक। विटामिन C हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल। फिर देखो, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है आपका, लॉस ऑफ विजन होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन C की कमी से स्कर्वी, विटामिन D की वजह से रिकेट्स। फिर आपका कैल्शियम की कमी से बोन डिके, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, आयरन की कमी से अनीमिया। ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर चीजें सब सब दी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विटामिन ए का जैसे हो गया सोर्स, क्या हो जाता है, सारे येलो ऑरेंजिश फल हो जाते हैं, जीरोथेलिया, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 की कमी से बेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। ठीक। विटामिन B3 नियासिन के नाम से जानते हैं, पेलेग्रा कॉज करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वापस से ये इंपॉर्टेंट में आ जाती है, पेलेग्रा भी कई बार पूछी गई है। विटामिन B5 क्या हो जाता है, पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 क्या हो जाता है, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 क्या हो जाता है, बायोटिन। विटामिन B9 क्या हो जाता है, कई बार पूछी गई है, ये आपका है फॉलिक एसिड। ठीक है। फिर विटामिन B12 क्या हो जाता है, कोबालामिन, जिससे हो जाता है पर्निशियस एनीमिया। विटामिन C कमी से स्कर्वी हो जाती है। फिर विटामिन D कमी से कोरोकैल्सिफेरॉल, रिकेट्स की बीमारी हो जाती है बच्चों में। विटामिन E टोकोफेरॉल होता है, जिसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन K फाइलोक्विनोन, जिसको ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट विटामिन की स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लो। एक ये हो गया। फिर एक आपका ये हो गया। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एग्जाम में क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर क्या आया है, पेलेग्रा डिजीज इज कॉज बाय विच ऑफ द विटामिन। अब आप लगा पाओगे नियासिन। ठीक है ना। अगर आपको ये चार्ट याद होगा तो आप ये क्वेश्चन को कर पाओगे इजिली। फ्री के नंबर होते हैं इतने आसान क्वेश्चंस को देख के। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपका ये कई बार आया है एग्जाम में कि कोई भी अगर मेटल एसिड के साथ रिलीज रिएक्शन करता है तो वो कौन सी गैस रिलीज करता है।
तो कोई भी मेटल है, जैसे मान लो जिंक है, और जिंक किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा। यहाँ से ZnCl2 बन गया और प्लस H2 गैस रिलीज हो गई। अभी ZnCl2 बना लिया, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, विस्थापन रिएक्शन हो गई। इस बात को भी आप याद रखेंगे। इससे भी क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ रिएक्शन से, किस तरह की रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि ये हो गई विस्थापन स्थापन रिएक्शन अभिक्रिया। जैसे अगर A+B हो जाता और इससे क्या C बन जाता, तो ये क्या होता थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजित रिएक्शन। ठीक है, और ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही एक होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। तो ये हो जाएगी जिसमें सॉल्ट और जिसमें आपका एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, एसिड प्लस बेस। अम्ल और क्षार की रिएक्शन किसके साथ हो जाती है, अम्ल और क्षार आपस में, और क्या बना जाती है, सॉल्ट बनाती है और प्लस वाटर रिलीज आउट कर देती है। ठीक है, तो अम्ल और बेस मतलब क्षार, इसकी रिएक्शन होती है, इसको उदासीकरण रिएक्शन भी बोला जाता है। आ जाओ अब जल्दी से ये एलॉयज को रिवाइज कर लो, इससे भी कंफर्म क्वेश्चन है और पिछली बार भी आया है। ठीक है, तो इस बार भी आने के पूरे चांसेस है। जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, इंपॉर्टेंट है। जर्मन सिल्वर हो गया, इंपॉर्टेंट है। फिर इसका डच मेटल हो गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसका ड्यूरेलियम हो गया, इंपॉर्टेंट है। सोल्डर इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आप पहले इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ब्रास को क्या हो जाएगा, कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज का क्या हो जाएगा, कॉपर और टिन। ठीक है, जर्मन सिल्वर का क्या हो जाएगा, कॉपर जिंक और निकल। फिर आपका डच मेटल का क्या हो जाएगा, कॉपर और जिंक। ठीक, फिर आपका ड्यूरेलियम का क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैंगनीज और मैग्नीज। फिर सोल्डर क्या हो जाएगा, लेड और टिन। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबके सब। और आगे देखते हैं अब हम। आगे है आपका इसमें स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बचा है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील का हो जाएगा आयरन, कॉपर, क्रोमियम, निकल और कार्बन। आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया कि आपका स्टेनलेस स्टील। आपके पिछली बार क्वेश्चन आया है एलॉय से, देख लो इधर। व्हाट इज द एलॉय ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज। तो ब्रास एंड ब्रॉन्ज का क्या एलॉय हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कॉपर और जिंक और कॉपर और टिन, ये इसका एलॉय है। पिछली बार ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर एक क्वेश्चन आता है राइजोबियम से, कि राइजोबियम क्या है। तो राइजोबियम एक तरह का एक मिट्टी का जीवाणु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर करा रही हूँ। राइजोबियम आपका एक मिट्टी का जीवाणु है जो फलीदार पौधे के अंदर अपना आधार पाते ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। तो राइजोबियम क्या है, एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब सहजीवी, सहजीवी एक संबंध में रहता है जिसमें एक दूसरे की वो मदद करता है। तो राइजोबियम मिट्टी का जीवाणु है जो फलीदार पौधे में रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहता है ये। और ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन हमारी 78% है। अब ये 78% ये प्लांट जो पादप होते हैं ये एज सच नहीं ले पाते, तो इनको एक ऐसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है जिससे कि वो ले पाए इस 78% नाइट्रोजन को और अपनी नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति कर पाए। ठीक है, राइजोबियम यह जीवाणु है जो फलीदार पौधे के जड़ की गांठों के साथ सहजीवी संबंध में रहता है। नाइट्रोजन एक स्थिरीकरण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसलिए राइजोबियम को एक पादप पोषक की आवश्यकता होती है। राइजोबियम शुष्क क्षेत्रों सहित कृषि मिट्टी के लिए नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वे डाई नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। अमोनिया प्राकृतिक में विषैला होता है, तेजी से कार्बनिक यौगिक में अवशोषित हो जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उत्पादकता और उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, अमोनिया बीइंग टॉक्सिक इन नेचर इज रैपिडली एब्सॉर्ब इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख। अब देखो एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में और पिछली बार आया भी है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। मतलब आपको बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, ये सब डिजीजेस पता होनी चाहिए। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें सारी डिजीजेस कराई है। आप बोलेंगे, मैं आपको कमेंट में जरूर पिन कर दूंगी डिजीजेस को, उसको याद कर लेना। उसमें हर तरीके से मैंने आपको रटवाया है निमोनिक्स के फॉर्म में, याद जरूर कर लेना। डिजीज आ जाती है, पिछली बार भी आई है। जैसे पिछली बार आपका क्या आया था, बैक्टीरियल सेट की डिजीजेस थी, तो वायरल भी आ सकती है, फंगल भी आ सकती है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, बैक्टीरियल डिजीज क्या हो जाएंगे, देखो पोलियो वायरस होता है। ठीक, फिर मम्स वायरस होता है। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा प्लेग, लेप्रोसी एंड डिप्थीरिया। देखो अब यहाँ पर ना मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर मैंने एक स्लाइड लगाई है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, सबके सब जल्दी से। क्या आपको स्क्रीनशॉट में देखना है, इतना इतना पोर्शन रखना है, इसको मैंने स्मॉल कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है? देखो, ये सारी बैक्टीरियल डिज़ीज़ है जो कि आपको याद रखनी है, जो कि क्या है बैक्टीरियल है, जैसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, कॉलरा, लेप्रोसी, पेट्रोसिस, टिटनस, प्लेग, गोनेरिया, सिफिलिस, सैल्मोनेलासिस, ये सारी बैक्टीरियल डिज़ीज़ हैं, ठीक है? एक बार इनके कॉज़ेटिव ऑर्गेनिज़म्स नाम याद कर लेना। ये एयर से होता है, ये एयर से होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, ये फूड, वाटर से होता है। ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है, एग्ज़ाम में पूछी गई है पिछली बार, तो इस बार भी पूरी चांसेस है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसी हिसाब से मैं आपसे ये सेशंस करवा रही हूँ। तो 2-3 सेशन लूँगी, सब कुछ रिवाइज़ करवा दूँगी, ठीक है? आ जाओ, अब एक जो यहाँ बैक्टीरियल याद हो गई आपको, अब ये वायरल के लिए इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर डालना। देखो, वायरस के लिए एक एग्जाम में पॉइंट पूछा जाता है कि वायरस जो डिजीज होती है, इसके लिए वायरस जो है, इसको एक्टिव होने के लिए एक होस्ट की आवश्यकता होती है, मतलब एक ऐसी आवश्यकता जिसमें एक सहजीवी की आवश्यकता होती है, जिसमें जाकर वो अपना जीवन आगर यापन कर पाए। कोई ऐसे ही पड़ा रहेगा वायरस, तो वो इनएक्टिव रहेगा, पर जैसे ही एक किसी के शरीर के अंदर एंटर हो जाएगा तो वो एक्टिव हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है? कि एक होस्ट की आवश्यकता होती है वायरस को। ठीक, जीवाणु, विषाणु ये सब जो होते हैं ना आपके। फिर वायरल डिजीज़ेज़ में क्या हो जाएगा, कॉमन कोल्ड हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, रेबीज़ हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, मीज़ल्स हो गया, पोलियोमाइलिटिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एन्सेफेलाइटिस, मम्प्स। तो ये सब क्या होगा, ये सब आपकी वायरस से होने वाले डिजीज़ेज़ हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना। याद करने का तरीका कैसा है, देखो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका प्रिंट आउट निकाल लिया, इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने जहाँ पर पढ़ते हो वहाँ पर इसको लगा दो। और इसको लगाने से क्या हो जाएगा, बस आपको या अलग से नहीं याद करना है बैठ के, सिर्फ आप जब उठे अपना पानी पीने वॉशरूम जाने, एक बार देख लिया, अच्छा हाँ ठीक था, लौट के आए, अच्छा हाँ देख लिया, हाँ ठीक था, बस इतना करना होता है और याद हो जाती है चीजें।